हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 23 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर मार्शल वी.आर. चौधरी किस सशस्त्र बल के प्रमुख बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुसेना। वी.आर. चौधरी हाल ही में वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। वी.आर. चौधरी यानी कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं और वे वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया की जगह लेंगे। बात हो रही है वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है वायुसेना के नए प्रमुख की और इसके साथ ही भारत के कुछ और सशस्त्र बलों के प्रमुखों को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है थल सेना। तो थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वहीं बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख हैं संजय अरोड़ा। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र। वहीं सीआरपी यानी कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के प्रमुख हैं कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क में मोबाइल फ़ोन, टीवी तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सहायक सामग्री का निर्माण होगा और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस पार्क में स्थापित की जाएंगी। तो यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। वही बात करें हाई कोर्ट की तो वह है इलाहाबाद। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की तो यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है MyGov मेरी सरकार पोर्टल को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। साथ ही यहाँ के मडुआडीह रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बनारस में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक को पारित किया गया है। साथ ही यह राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी देश का पहला राज्य बना है और यहाँ हेल्थ एटीएम्स की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा यहाँ अभियोदय योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। साथ ही भारतीय विरासत संस्थान को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा और यहाँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की भी शुरुआत की गई है और साथ ही यहाँ पे यूपी मात्रा भूमि योजना भी शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस.वी. सरस्वती। एस.वी. सरस्वती राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुई हैं, जबकि भानुमति घिवाला अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित की गई हैं। तो एस.वी. सरस्वती जो सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक हैं और इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है और जो एक नर्स को प्रदान किया जाता है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नर्स के प्रशासक के रूप में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एस.वी. सरस्वती एक प्रसिद्ध ऑपरेशन थिएटर नर्स के रूप में उन्होंने 3000 से अधिक जीवन रक्षक
और आपातकालीन सर्जरी में भी सहायता की है। वहीं हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से भानुमति घीवाला सम्मानित हुई हैं, जो कि गुजरात की एक नर्स है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। तो हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बने हैं, जो कि इनका तीसरा कार्यकाल होगा। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, जिन्होंने हाल ही में तीसरी बार वहां के प्रधानमंत्री का पद जीता है। बात हो रही कनाडा की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जो विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। राजधानी है ओटावा और प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। इसके साथ ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें कनाडा में पाई जाती हैं और बास्केटबॉल का आविष्कार भी कनाडा से हुआ था। वही बात करें कनाडा के करेंट अफेयर की, तो हाल ही में यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2021 को हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व राइनो दिवस। हाल ही में विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है। वहीं बात करें विश्व मलेरिया दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और जबकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस जो हर साल 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियां यानी कि ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो और सुमात्रा राइनो और जावन राइनो की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार इस दिवस को 2011 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। वहीं ऑप्शन में दिया है विश्व मलेरिया दिवस, जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। वही बात करें विश्व शांति दिवस की, जो 21 सितंबर को मनाया गया है और इस बार का थीम है एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। वही बात करें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, जो 9 मई को मनाया गया है और इस बार का थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। जबकि हाल ही में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। विश्व अल्जाइमर दिवस जिसका विषय था मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, FSSAI। हाल ही में FSSAI ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया है और इस इंडेक्स को जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने, जो कि राज्य का तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक है और यह सूचकांक 9 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर जारी की गई है, जिसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने, दूसरे स्थान पर केरला है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। वही बात करें छोटे राज्यों की, तो इसमें प्रथम स्थान गोवा को मिला है, दूसरा स्थान मेघालय और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, गीता समोता किस देश में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि गीता समोता अफ्रीका और रूस के 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। गीता समोता जो कि एक सब इंस्पेक्टर है, जिन्होंने हाल ही में रूस में माउंट एलब्रस को फतेह किया है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एलब्रस की ऊंचाई है 5642 मीटर, जो रूस में स्थित है। वहीं किलिमंजारो चोटी जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर,
जो तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। गीता समोता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम करती है और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के कमान के तहत एक अर्धसैनिक बल है। गीता समोता 2011 में CISF में शामिल हुई थी और 2012 में वे यूनिट में थीं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है गीता समोता की, जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका और रूस की 2 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में पाकिस्तान के सेरोज कासिफ K2 फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। वही बात करें चीनी नागरिक झांग की, जो कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बने हैं। वहीं तसांग इनहंग, जिन्होंने दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है LIC ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए LIC। प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि इसका पूरा नाम होता है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, यानी कि प्रदर्शन समीक्षा अनुप्रयोग विकास और प्रवृत्ति संकेतक। इसको लॉन्च किया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने, जिसने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए इसे लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह, एजेंसी सक्रियण, संभावित आउट परफॉर्म्स इत्यादि जैसे व्यवसायिक प्रदर्शन के गंभीर क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारियां को प्रदान करेगा। बात हो रही है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके चेयरमैन है M कुमार और इसकी MD हैं मिनी आईपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्रों को स्थापित किया जाएगा और इस फुलवारी केंद्र को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कुपोषण की समस्या और शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याओं का समाधान करना। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वही बात करें मध्य प्रदेश के करेंट अफेयर की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा गया है। वही यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। साथ ही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे आयुष आधारित देवरन्य योजना शुरू हुई है। साथ ही अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है और राज्य में OBC के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के कैनरी द्वीप में ला पाल्मा पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पेन। तो स्पेन के कैनरी द्वीप में ला पाल्मा पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और इस ज्वालामुखी का नाम कम्ब्रे विएजा है, जहां 19 सितंबर 2021 को एक विस्फोट हुआ है और यह पाल्मा द्वीप के दक्षिण में एक रिज में स्थित है, जिसमें पिछली बार से लगभग 50 सालों के बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इस द्वीप पर लगभग 80,000 लोग वास करते हैं। बात हो रही है स्पेन की, तो यह यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ का एक सदस्य राष्ट्र है। राजधानी है मैड्रिड और राजा है जुआन कार्लोस। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज और करेंसी है यूरो। बात हो रही है ज्वालामुखी विस्फोट की, तो हाल ही में जापान में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिससे एक वहाँ पे नए भूभाग का निर्माण हुआ है
हाल ही में अमेरिका के अलास्का में भी 3 ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। इसके अलावा कांगो गणराज्य में माउंट नीरागोंगा में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने हाल ही में कितने हजार रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20,000। तो भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने हाल ही में 20,000 रन पूरे कर एक उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के दौरान 20,000 फर्स्ट क्लास क्रिकेट लिस्ट ए और T20 रेस को एक साथ पूरा करने का उपलब्धि हासिल किया है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वह पहली खिलाड़ी बनी है। बात हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम की, जो BCCI के द्वारा रेगुलेट होता है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह और कोच हैं रवि शास्त्री। वही हाल ही में BCCI के एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख शबीर हुसैन शेखावत खंडवाला नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लेखक रस्किन बॉन्ड और हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और अन्य कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। तो हाल ही में रस्किन बॉन्ड और विनोद शुक्ला अन्य 6 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है और इन साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुने गए साहित्यकारों में शामिल हैं हिंदी में वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, अंग्रेजी में रस्किन बॉन्ड, मराठी में डॉक्टर भालचंद्र नेमड़े, बंगाली में शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय, पंजाबी के लिए डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल, संस्कृत के लिए स्वामी राम भद्राचार्य, मलयालम लेखिका M लीलावती और तमिल साहित्य के लिए इंदिरा पार्थसारथी को चुना गया है। बात हो रही है साहित्य अकादमी फेलोशिप की, जो एक साहित्यिक सम्मान है। इसको पहली बार 1968 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए गठित के कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के कस्तूरी रंगन। हाल ही में के कस्तूरी रंगन NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए गठित समिति के कस्तूरी रंगन के अध्यक्ष बने हैं। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF को विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय संचालन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समिति स्कूली पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने का काम करेगी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए भी मसौदा समिति की भी अध्यक्षता की है, जिसने एक नए NCF के विकास की भी सिफारिश की थी। बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जो 2020 में लागू हुआ था और जो 5+3+3+4 पर आधारित है। यह नीति कहती है कि बच्चा 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा सीखेगा, जिसके बाद हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ देसी भाषाओं का भी प्रयोग पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए किया जाएगा। नई नीति में यह भी कहा गया है कि बच्चों द्वारा सीखी गई 3 भाषाएं पूरी तरह से राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद की होगी, बशर्ते कम से कम 2 भाषाएं भारत की देसी भाषाएं शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी A और B दोनों, यानी कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है और इस सर्टिफिकेट को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है। और इन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने के बाद देश में इस प्रकार के समुद्र तटों की संख्या 10 हो गई है और इस साल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट हैं तमिलनाडु के कोलम
और पुडुचेरी में ईडन। बात करें ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की तो यह मूल रूप से फ्रांस में शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। 1987 में इसे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद यह यूरोपीय ब्लू फ्लैग बन गया। 2001 में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका यूरोप के बाहर से पहला देश बना था और इसके बाद इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग कर दिया गया। वर्तमान में दुनिया भर से 4000 से अधिक ब्लू फ्लैग बीच इसमें शामिल हैं। स्पेन में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड समुद्री तटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वही बात करें भारत में ब्लू फ्लैग बीच की तो ओडिशा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा बीच भारत का पहला बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है और यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का भी पहला समुद्री तट है। और अब तक भारत के लगभग 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, जिसमें शामिल हैं घोघला बीच जो कि दीव में स्थित है, शिवराजपुर बीच गुजरात का, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का, बांगारम बीच लक्षद्वीप का और कोवलम बीच तमिलनाडु का। इसके अलावा पदुबिद्री और कासरकोड बीच कर्नाटक का, कपाड़ बीच केरल का, ईडन बीच पुडुचेरी का, गोल्डन बीच ओडिशा का और राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। बात हो रही है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की, जो एक इको लेबल है और इसका उद्देश्य है समुद्र तटों के लिए मूल बुनियादी ढांचे के अलावा पर्यटकों को स्वच्छ स्नान योग्य जल प्रदान करना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनकरों और कारीगरों के लिए किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी GEM। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बुनकरों और कारीगरों के लिए एक पोर्टल लॉन्च की गई है जिसका नाम है GEM। GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसके अंतर्गत हथकरघा और हस्तशिल्प में काम करने वाले कारीगरों, बुनकरों, सूक्ष्म उद्यमियों, महिलाओं, आदिवासी उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों जैसे उन विक्रेता समूहों की भागीदारी बढ़ेगी जिन्हें सरकारी बाजारों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पहल का उद्देश्य है 35.22 लाख हथकरघा और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों को बाजार तक पहुंच प्रदान करना, जिससे बिचौलिए की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।